नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल स्टडी विद सत्यम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज के सेशन में हम LLB 6 सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र बौद्धिक संपदा कानून के आगे के प्रश्नों को समझकर याद करेंगे। इससे पहले के सेशन में हम लगभग 100 से अधिक प्रश्नों को याद कर चुके हैं। तो जिन मित्रों ने अब तक इसके पहले के प्रश्नों को नहीं देखा तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में इसके पहले के 100 क्वेश्चन समझकर जो याद किए गए थे वो वीडियो पड़ा है, जाकर देख सकते हैं। तथा मित्रों, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें जिससे आपको लॉ से संबंधित सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल मिल सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आगे के प्रश्नों को याद करने की इस श्रृंखला को। तो चलिए मित्रों, आज का पहला प्रश्न नंबर 103, क्योंकि 102 प्रश्न तक हम इसके पहले के वीडियो में याद कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 103 आपका कहता है मौलिकता का अर्थ है। पहला विकल्प आपका कहता है विचार का सामान्य स्रोत, दूसरा कहता है विचार का मूल, या तीसरा कहता है विचार के व्यक्ति, या चौथा कहता है उपर्युक्त सभी। आपसे मौलिकता का अर्थ पूछा गया है, तो मौलिकता का अर्थ होता है विचार की अभिव्यक्ति, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। मौलिकता का अर्थ क्या होता है? विचार की अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 104 कहता है उचित उपयोग सिद्धांत है। आपका जो सिद्धांत है उचित उपयोग सिद्धांत है। पहला विकल्प कहता है प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण का प्रावधान नहीं, दूसरा कहता है प्रतिलिप्याधिकार के उल्लंघन का अपवाद एवं गैर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ प्रतिलिप्याधिकार कार्य का उपयोग निहित है, या तीसरा कहता है प्रतिलिप्याधिकार का प्रकार है, या चौथा कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो उचित उपयोग सिद्धांत है तो वह प्रतिलिप्याधिकार के उल्लंघन का अपवाद एवं गैर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ प्रतिलिप्याधिकार कार्य का उपयोग निहित है, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रतिलिप्याधिकार की किस धारा में नाटकीय एवं संगीतिक कृति विनिर्दिष्ट है। आपसे वो धारा पूछी गई है जिसमें नाटकीय एवं सांगीतिक कृति विनिर्दिष्ट है। पहला कहता है कि धारा 2 चा एवं धारा 2 चा चा घा के अधीन, दूसरा कहता है धारा 2 जा एवं धारा 2 ता के अधीन, तीसरा कहता है धारा 2 खा एवं धारा 2 गा के अधीन, या चौथा विकल्प कहता है धारा 2 चा एवं धारा चाचा एवं धारा 2 चा के अधीन। तो आपका विकल्प नंबर बी सही होगा, अर्थात धारा 2 जा एवं धारा 2 ता के अधीन, विकल्प नंबर बी सही होगा। ध्यान रखें मित्रों, धारा 2 जा एवं धारा 2 ता के अधीन नाटकीय एवं सांगीतिक कृत विनिर्दिष्ट है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 106 आपका कहता है कि शब्द प्रतिलिप्याधिकार का अर्थ प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम की ... की में वर्णित है। आपसे धारा पूछी गई है जिसमें प्रतिलिप्याधिकार का अर्थ जो शब्द प्रतिलिप्याधिकार है उसका अर्थ किस धारा में वर्णित है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला कहता है धारा 12 के अंतर्गत, दूसरा धारा 14 के अंतर्गत, या धारा 16 के अंतर्गत, या धारा 19 के अंतर्गत। तो आपका सही विकल्प होगा यह धारा 14 के अंतर्गत वर्णित है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 की धारा 26 के अधीन चलचित्र में प्रतिलिप्याधिकार की अवधि क्या है। प्रतिलिप्याधिकार की अवधि क्या है? पहला कहता है 20 वर्ष, यह कहता है 60 वर्ष, तीसरा कहता है 80 वर्ष, या चौथा कहता है 40 वर्ष। तो आपका सही विकल्प होगा 80 वर्ष। ध्यान रखें, प्रतिलिप्याधिकार में धारा 26 के अधीन चलचित्र प्रतिलिप्याधिकार की अवधि 80 वर्ष है। अगला प्रश्न आपका कहता है लेखकत्व एवं रचना के बारे में गलत मिलान का पता लगाइए। आपको यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया गया है, तो आपको गलत मिलान का पता लगाना है। तो आपका पहला कहता है समाचार पत्र प्रकाशक, दूसरा कहता है पुस्तक लेखक, तीसरा कहता है छायाचित्र छायाकार, संगीत संयोजक। तो जो लेखकत्व एवं रचना होती है उसके बारे में तो पुस्तक है तो लेखक सही है, छायाचित्र है छायाकार, संगीत है संयोजक, समाचार पत्र प्रकाशक। आपका विकल्प नंबर ए गलत है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 प्रभाव में आया। आपको वो तारीख बतानी है जब से प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 प्रभाव में आया। तो पहला कहता है 30 जनवरी 1958, दूसरा कहता है 21 जून 1958, तीसरा कहता है 21 जनवरी 1958, या चौथा कहता है 28 जून 1958। तो आपका विकल्प नंबर सी सही होगा 21 जनवरी 1958। विकल्प नंबर सी सही होगा 21 जनवरी 1958। अगला प्रश्न आपका कहता है
कंप्यूटर कार्यक्रम प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 के अंतर्गत संरक्षित नहीं था, उसे अब प्रतिलिप्याधिकार संरक्षण के लिए आवृत्त किया गया है। इस वर्ष संशोधन के जरिए आपको वह वर्ष बताना है जिस वर्ष कंप्यूटर कार्यक्रम प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 के अंतर्गत संरक्षित नहीं था, लेकिन अब उसको संरक्षण किया गया है। तो आपको बताना है कि किस वर्ष संरक्षण दिया गया है। पहला कहता है 1989, दूसरा कहता है 2006, या तीसरा कहता है 1999, चौथा कहता है 2001। तो आपका इसमें विकल्प नंबर सी सही होगा, 1999, अर्थात 1999 में संरक्षण दिया गया था। अगला प्रश्न आपको कहता है प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 से आवृत्त है साहित्यिक कृति, सांगीतिक कृति, साहित्यिक कृति, नाट्य कृति या उपर्युक्त सभी। तो आपका प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 में आवृत्त है सांगीतिक कृति भी, साहित्यिक कृति भी, नाट्य कृति भी, और अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न आपका कहता है कॉम्पैक्ट डिस्क में से अवैध प्रतिलिपि से निवारण के लिए किसे सर्वाधिक सशक्त हथियार के तरह काम में लिया जा सकता है। जो कॉम्पैक्ट डिस्क है इसके अवैध प्रतिलिपि के निवारण के लिए किसे सर्वाधिक सशक्त हथियार की तरह काम में लिया जा सकता है। ध्यान रखें, पहला कहता है नवीन प्रौद्योगिकी को, दूसरा कहता है इंटरनेट को, तीसरा कहता है विधि को, चौथा कहता है उपयुक्त सभी को। तो आपका जो सशक्त हथियार के तौर पर विधि को लिया जा सकता है, अर्थात नियम कानून, तो अर्थात विधि को सशक्त हथियार के तौर पर लिया जा सकता है, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्न में से कौन सा कलात्मक कृति शब्दावली में सम्मिलित नहीं है। पहला कहता है नक्शा, दूसरा कहता है वास्तुशिल्प कृति, तीसरा कहता है चित्र, चौथा कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दिए गए विकल्पों में से कोई सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रतिलिप्याधिकार मंडल समझा जाएगा। तो प्रतिलिप्याधिकार मंडल समझा जाएगा, पहला कहता है दांडिक न्यायालय, दूसरा कहता है अधिकरण, तीसरा कहता है दीवानी न्यायालय, चौथा कहता है राजस्व न्यायालय। तो आपका सही विकल्प होगा दीवानी न्यायालय, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है परीक्षा के प्रश्न पत्रों का पहला मालिक है। परीक्षा के प्रश्न पत्रों का पहला मालिक है, कहता है परीक्षा नियंत्रक या परीक्षक या प्रश्न पत्र निर्धारक या प्राचार्य। तो आपका सही विकल्प होगा प्रश्न पत्र निर्धारक। ध्यान रखें, परीक्षा के प्रश्न पत्रों का पहला मालिक जो है वह प्रश्न पत्र निर्धारक होता है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रतिलिप्याधिकार मंडल का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केंद्र सरकार को लिखित में ... की सूचना देते हुए अपने पद से त्याग दे सकता है। आपको बताना है कि लिखित में कितने माह की सूचना देते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। तो आपका 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला कहता है 3 माह, दूसरा कहता है 8 माह, तीसरा कहता है 2 माह, चौथा कहता है 9 माह। तो आपका सही विकल्प होगा 3 माह, अर्थात रिक्त स्थान में 3 माह भरेंगे। तो आपका संपूर्ण वाक्य होगा प्रतिलिप्याधिकार मंडल का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केंद्र सरकार को लिखित में 3 माह की सूचना देते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है अज्ञात एवं छद्म नाम कृति की मियाद प्रतिलिप्याधिकार में है। कहता है पहला विकल्प 70 वर्ष, 60 वर्ष, 35 वर्ष या 65 वर्ष। तो आपका सही विकल्प होगा 60 वर्ष, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है रिक्त स्थान दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि प्रतिलिप्याधिकार मंडल का सचिव होगा विहित कार्य निष्पादनार्थ कौन सचिव होगा। पहला कहता है उपपंजीयक या दूसरा कहता है पंजीयक, तीसरा कहता है अध्यक्ष, चौथा कहता है उपाध्यक्ष। तो आपका सही विकल्प होगा पंजीयक। तो पंजीयक प्रतिलिप्याधिकार मंडल का सचिव होगा विहित कार्य निष्पादनार्थ। अगला प्रश्न आपका कहता है यदि समुन्देशन करार में क्षेत्रीय सीमा उल्लंघित नहीं है तो वह विस्तारित होगी। अगर क्षेत्रीय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है तो वह विस्तारित होगी। कहता है संपूर्ण समूचे भारत में या केवल राज्य विशेष तक, या तीसरा कहता है केवल जिला विशेष तक, या चौथा कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प होगा समूचे भारत में, अर्थात यदि समुन्देशन करार में क्षेत्रीय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है तो यह समूचे भारत में विस्तारित होगी, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही होगा कि यह समूचे भारत में विस्तारित होगी। अगला प्रश्न आपका कहता है कि प्रतिलिप्याधिकार पंजीकरण के लिए आवेदन करने के हकदार लोग, प्रतिलिप्याधिकार के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए हकदार लोग कौन है। आपको विकल्प दिए गए हैं समुन्देशी एवं अनुज्ञप्तिधारी, दूसरा कहता है लेखक एवं कलाकार, तीसरा कहता है संयोजक एवं निर्माता, चौथा कहता है उपयुक्त सभी। तो जो प्रतिलिप्याधिकार पंजीकरण के लिए आवेदन के हकदार उपयुक्त सभी हैं, अर्थात समुन्देशी और अनुज्ञप्तिधारी भी हैं, लेखक और कलाकार भी हैं, संयोजक एवं निर्माता भी है, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है यदि साहित्यिक एवं नाटकीय कृति, साहित्यिक और नाटकीय कृति
का अनुवाद शिक्षण एवं शोध प्रयोजन के लिए वांछित है तो कोई व्यक्ति अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर सकता है। पहला कहता है 8 वर्ष पश्चात या 3 वर्ष पश्चात या 12 वर्ष पश्चात या 2 वर्ष पश्चात। तो आपका सही विकल्प होगा 3 वर्ष पश्चात, विकल्प नंबर बी। आपका प्रश्न कह रहा था यदि साहित्यिक एवं नाटकीय कृति का कोई अनुवाद शिक्षण एवं शोध प्रयोजन के लिए वांछित है तो कोई व्यक्ति अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर सकता है, तो 3 वर्ष पश्चात अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर सकता है। अगला प्रश्न कहता है भारत में प्रथम प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम पारित हुआ। जो भारत में प्रथम प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? कहता है 1921 में या 1945 में या 1960 में या 1914 में। तो आपका सही आंसर होगा प्रथम प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम सन 1914 में पारित हुआ। अगला प्रश्न आपका कहता है कि प्रश्न नंबर 123 कहता है एकस्व के अंतरराष्ट्रीय संरक्षण की दिशा में उठाया गया पहला कदम कौन सा था? कहता है पहला रोम सम्मेलन 1952 या औद्योगिक संपदा संरक्षण के लिए पेरिस सम्मेलन 1883 या कहता है मैड्रिड करार 1891 या बर्ने सम्मेलन 1886। तो आपका सही आंसर होगा मैड्रिड करार 1891। अगला प्रश्न आपका कहता है नैतिक अधिकार को ... यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है की तहत प्रतिलिप्याधिकार संशोधन अधिनियम 1994 की धारा 57 के अंतर्गत मान्य किया गया है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, उनको रिक्त स्थान में भरना है। पहला कहता है वैधानिक अधिकार, दूसरा कहता है लेखकों का विशेष अधिकार, तीसरा कहता है पड़ोसी के अधिकार, चौथा कहता है नकारात्मक अधिकार। तो आपका विकल्प नंबर बी सही होगा, लेखकों का विशेष अधिकार। अर्थात नैतिक अधिकार को लेखकों का विशेष अधिकार की तरह प्रतिलिप्याधिकार संशोधन अधिनियम 1994 की धारा 57, याद रखें यह धारा 57 के अंतर्गत मान्य किया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रतिलिप्याधिकार की कृति जो सांगीतिक कृति में निर्वाह करती है। पहला विकल्प कहता है संगीत एवं उसका आलेखीय, दूसरा कहता है गीत, तीसरा कहता है अभिनेताओं का प्रदर्शन या चौथा कहता है गाना। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए संगीत एवं उसका आलेखीय। अर्थात प्रतिलिप्याधिकार की कृति जो सांगीतिक कृति में निर्वाह करती है, संगीत एवं उसका आलेखी। अगला प्रश्न आपका कहता है एकस्व अधिनियम 1970 के अंतर्गत एकस्व के उल्लंघन के लिए वाद स्थापित करने की सीमा अवधि है। आपसे पूछा गया है कि वह सीमा अवधि क्या है जिसमें एकस्व अधिनियम 1970 के अंतर्गत एकस्व के उल्लंघन के वाद स्थापित करने की सीमा अवधि। यहाँ पे आपका पहला कहता है 4 वर्ष, दूसरा कहता है 1 वर्ष, तीसरा कहता है 7 माह, चौथा कहता है 3 वर्ष। तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा, इसकी अवधि 3 वर्ष तक है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 127। प्रश्न नंबर 127 कहता है अप्रकाशित कृति के लिए अनिवार्यता अनुज्ञप्ति पंजीयक की ओर से केवल तभी दी जाएगी जब लेखक पहला कहता है लापता है या मृत है या अज्ञात है या उपर्युक्त सभी। तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। अर्थात जब लापता है तब भी, जब मृत है तो भी और या अज्ञात है तब भी, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 128। प्रश्न नंबर 128 कहता है कि एकस्व अधिनियम 1970 की धारा 122(1) के अधीन यदि कोई व्यक्ति कोई जानकारी देने से मना करता है या विफल रहता है वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो विस्तारित हो सकेगा। जुर्माने से तो दंडनीय होगा जो कितना विस्तारित किया जा सकता है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। कहता है 5 लाख रुपए तक या 20 लाख रुपए तक या 10 लाख रुपए तक या 6 लाख रुपए तक। तो आपका सही विकल्प होगा 10 लाख रुपए तक विस्तारित हो सकता है, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपको कहता है निम्न में से कौन सा एकस्वी के अधिकारों से अपवाद है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि एकस्वी के अधिकारों से अपवाद कौन सा है। पहला कहता है कि रक्षा प्रयोजनार्थ आविष्कार का उपयोग, या दूसरा कहता है एकस्व का सरकारी उपयोग, तीसरा कहता है अनिवार्य अनुज्ञप्तियों एवं अधिकार की अनुज्ञप्ति, या चौथा कहता है उपर्युक्त सभी। तो जो एकस्व के अधिकारों का अपवाद है, ये दिए गए सारे विकल्प एकस्व के अधिकारों का अपवाद है, अर्थात विकल्प नंबर डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न आपका कहता है एकस्व की खोज के बारे में निम्न में से कौन सही है। जो एकस्व की खोज के बारे में निम्न में से कौन सही है। पहला कहता है औद्योगिक प्रयुक्तनीयता
का उपयुक्त एवं क्षमनीय होना चाहिए। दूसरा कहता है प्रक्रिया का नया उत्पाद होना चाहिए। तीसरा कहता है गैर प्रत्यक्ष होना चाहिए। या डी नंबर कहता है उपयुक्त सभी। तो जो एकस्वनीय खोज के बारे में कौन सा सही है, तो दिए गए सारे विकल्प आपके सही हैं, क्योंकि एकस्वनीय की खोज के बारे में औद्योगिक प्रयुक्तनीयता का उपयुक्त और सक्षमनीय होना चाहिए तथा प्रक्रिया का नया उत्पाद होना चाहिए तथा गैर प्रत्यक्ष होना चाहिए, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है किस संशोधन अधिनियम में उल्लंघन के संबंधवादों के मामलों में सबूतों के भार के लिए धारा 104 के समाविष्ट की गई। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, बताना है आपको किसमें धारा 104 में क्या समाविष्ट की गई। कहता है एकस्व संशोधन अधिनियम 2005, या निरसन एवं संशोधन अधिनियम 1974, या एकस्व संशोधन अधिनियम 1999, या एकस्व संशोधन अधिनियम 2002। तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा कि एकस्व संशोधन अधिनियम 2002, अर्थात एकस्व संशोधन अधिनियम 2002 एकस्व संशोधन अधिनियम 2002 आपसे पूछा गया था किस संशोधन अधिनियम में, तो आपका इसका उत्तर होगा एकस्व संशोधन अधिनियम 2002 में संबंधवादों के मामलों में सबूतों के भार के लिए धारा 104 में समाविष्ट की गई। अगला प्रश्न आपका कहता है एकस्व के उल्लंघन के वाद में जहां प्रतिवादी एकस्व अधिनियम 1970 की धारा 104 के अधीन एकस्व के प्रतिसंग्रहण के लिए प्रतिदावे करता है वह समर्थनीय है। तो आपका विकल्प पहला दिया गया है एकस्व के महानियंत्रक से, या दूसरा कहता है जिला न्यायालय से, तीसरा कहता है उच्च न्यायालय से, या चौथा कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प होगा उच्च न्यायालय से। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 133 कहता है एकस्व अधिनियम 1970 की धारा 3 तथा 4 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आविष्कार एकस्वनीय नहीं है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा आविष्कार एकस्वनीय नहीं है। पहला कहता है कि आविष्कार प्रारंभिक या उपयोग में मंतव्य या वाणिज्यिक विदोहन का जो सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता का देशज हो सकता है। दूसरा कहता है आविष्कार जो नैसर्गिक कानून के लिए निरर्थक या देशज है। तीसरा कहता है ए व बी दोनों, या चौथा कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो एकस्व अधिनियम 1970 की धारा 3 तथा 4 के अंतर्गत आविष्कार एकस्वनीय नहीं है, वह है आविष्कार प्रारंभिक या उपयोग के मंतव्य या वाणिज्यिक विदोहन का जो सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता का देशज हो सकता है, तथा आविष्कार को जो नैसर्गिक कानून के लिए निरर्थक या देशज है, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका सही होगा ए व बी दोनों। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एकस्व अधिनियम 1970 के अधीन कौन मुकदमा करने का हकदार नहीं है। कहता है पहला विकल्प कि अनन्य अनुज्ञप्तिधारी यदि अनुज्ञप्ति पंजीकृत नहीं है। दूसरा कहता है अनन्य अनुज्ञप्तिधारी यदि अनुज्ञप्त पंजीकृत है। तीसरा कहता है एकस्वी, या चौथा कहता है एकस्व का सहस्वामी। तो जो एकस्व अधिनियम 1970 के अधीन मुकदमा दर्ज करने का हकदार नहीं है, तो वह है अनन्य अनुज्ञप्तिधारी यदि अनुज्ञप्ति पंजीकृत नहीं है। यदि अनुज्ञप्त पंजीकृत नहीं है तो मुकदमा करने का हकदार नहीं होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है एकस्व अधिनियम 1970 के अधीन एकस्वधारी के अधिकारों का प्रवर्तन हो सकता है। पहला कहता है सत्य शुल्कों की वसूली के लिए कार्यवाही से। दूसरा कहता है एकस्व के उल्लंघन के वाद से। तीसरा कहता है ए व बी दोनों में। चौथा विकल्प कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो एकस्व अधिनियम 1970 के अधीन एकस्वधारी के अधिकारों का प्रवर्तन हो सकता है तो होता है ए व बी दोनों से, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका सही है, अर्थात सत्य शुल्कों की वसूली के लिए कार्यवाही से भी तथा एकस्व के उल्लंघन के लिए वाद से भी। ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपका कहता है बासमती चावल निम्न बौद्धिक संपदा अधिकार में से किसके लिए प्रसिद्ध है। पहला कहता है प्रतिलिपि अधिकार के लिए। दूसरा कहता है एकस्व के लिए। तीसरा कहता है प्रारूपण के लिए। या चौथा कहता है व्यापार चिन्ह के लिए। तो आपका सही विकल्प होगा एकस्व के लिए, अर्थात बासमती चावल निम्न बौद्धिक संपदा अधिकार एकस्व अधिकार में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह एकस्व के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 137 कहता है कि कितने भागों में विशिष्ट विवरण विभक्त है। जो विशिष्ट विवरण है कितने भागों में विभक्त है। पहला कहता है प्रारंभिक भाग एवं विवरणात्मक भाग। दूसरा कहता है वृत्तांत एवं दावा। तीसरा कहता है विषय एवं स्वरूप। या चौथा कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा वृत्तांत एवं दावा, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका सही होगा वृत्तांत एवं दावा। अगला प्रश्न आपका कहता है किस धारा में एकस्व अतिरिक्त विनिर्दिष्ट एकस्व है। आपसे वह धारा पूछी गई है जिसमें एकस्व अतिरिक्त विनिर्दिष्ट एकस्व है। कहता है धारा 44 या धारा 54, धारा 34 या धारा 30। तो आपका विकल्प नंबर बी सही होगा, ये धारा 54।
पूछा गया है किस धारा में एकस्व अतिरिक्त, तो धारा 54 में एकस्व अतिरिक्त विनिर्दिष्ट एकस्व है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपका कहता है एकस्व अधिनियम 1970 की कौन सी धारा से एकस्व परिभाषित है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला कहता है धारा 2I ढा, दूसरा कहता है धारा 2I का, तीसरा कहता है धारा 2I घा, चौथा कहता है धारा 2I डा। तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा, धारा 2I डा, अर्थात एकस्व अधिनियम 1970 धारा 2I डा में एकस्व परिभाषित है। अगला प्रश्न आपका कहता है एकस्व के उल्लंघन के लिए प्रमाण भार किस पर होता है। जो एकस्व का उल्लंघन है उसका प्रमाण भार किस पर होता है। कहता है प्रतिवादी पर या वादी पर या पक्षकार लेने वाले पर या न्यायालय पर। तो आपका सही विकल्प होगा वादी पर, अर्थात उल्लंघन के प्रमाण का भार वादी पर होता है, प्रमाण प्रस्तुत करने का भार वादी पर होता है। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला कहता है कंप्यूटर द्वारा कार्यक्रम प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित है, दूसरा कहता है कंप्यूटर कार्यक्रम अपने आप में एकस्व योग आविष्कार है, या तीसरा कहता है दोनों सत्य हैं, या चौथा कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका कथन सी सही होगा, क्योंकि दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है यदि पंजीकरण की वैधता को चुनौती के लिए सार्वत आधार है तो न्यायालय निम्न आदेशों में से किस आदेश को पारित नहीं करेगा। पहला कहता है वादकालीन आदेश, दूसरा कहता है अंतरिम आदेश, तीसरा कहता है अंतिम आदेश, चौथा कहता है ए एवं बी दोनों। तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा, ए एवं बी दोनों। ध्यान रखें यदि पंजीकरण की वैधता को चुनौती के लिए सार्वत आधार है तो न्यायालय वादकालीन आदेश व अंतरिम आदेश दोनों प्रकार के आदेशों को पारित नहीं करेगा। अगला प्रश्न आपका कहता है किसे विशिष्ट विवरण कहा जाता है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है किसे विशिष्ट विवरण कहा जाता है। पहला विकल्प कहता है कि लोगों को उपलब्ध दस्तावेज, या दूसरा कहता है आविष्कार के प्राथमिक विवरण वाले दस्तावेज आवेदन के साथ, या तीसरा कहता है ए एवं बी दोनों, या चौथा कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विशिष्ट विवरण कहा जाता है आविष्कार के प्राथमिक विवरण वाले दस्तावेज आवेदन के साथ, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि जब अस्थायी विशिष्ट विवरण दाखिल किया गया है तब आवेदक की ओर से संपूर्ण विशिष्ट विवरण दाखिल करने की क्या अवधि है। आपसे पूछा गया है कि संपूर्ण विवरण दाखिल करने की क्या अवधि है। पहला कहता है 15 माह के अंदर, दूसरा कहता है 14 माह के अंदर, तीसरा कहता है 22 माह के अंदर, चौथा कहता है किसी भी समय। तो आपका विकल्प नंबर ए सही होगा, 15 माह के अंदर, अर्थात विकल्प नंबर ए 15 माह के अंदर। अगला प्रश्न आपका कहता है जिलेट बचाव क्या है। जिलेट बचाव क्या है। पहला कहता है एकस्वी ने सन्मित दी थी, दूसरा कहता है एकस्वी को जानकारी थी, तीसरा कहता है कथित एकस्व की तारीख पर उल्लंघन नहीं है, या चौथा कहता है उपयुक्त सभी। तो आपका विकल्प नंबर सी सही होगा, जिलेट बचाव है, कथित एकस्व की तारीख पर उल्लंघन नहीं है। अगला प्रश्न आपका कहता है कौन सी सरकार भारत में एकस्व के लिए विधान के प्रावधान को प्राधिकृत है। कहता है राज्य और केंद्र सरकार, या केंद्र सरकार, या राज्य सरकार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, राज्य सरकार, अर्थात भारत में एकस्व के लिए विधान के प्रावधान को प्राधिकृत है राज्य सरकार। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 147 कहता है विश्व व्यापार संगठन की ओर से वांछित एकस्व अधिनियम 1999 में संशोधित हुआ। अधिनियम पहली बार प्रभाव में आया। विश्व व्यापार संगठन की ओर से वांछित अनुसार एकस्व अधिनियम 1999 संशोधित हुआ था। ध्यान रखें अधिनियम पहली बार प्रभाव में आया। कहता है 1975 में, या 1980 में, या 1965 में, या 1970 में। आपका विकल्प नंबर डी सही होगा, वर्ष 1970 में। अगला प्रश्न आपका कहता है बुडापेस्ट संधि अंतर्गत परिभाषित है। पहला कहता है एकस्व अधिनियम 1970, दूसरा कहता है भारतीय दंड संहिता 1860, तीसरा कहता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973, चौथा कहता है संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882। तो आपका सही विकल्प होगा एकस्व अधिनियम 1970, अर्थात बुडापेस्ट संधि एकस्व अधिनियम 1970 के अंतर्गत परिभाषित है। ध्यान दें एकस्व अधिनियम 1970 के अंतर्गत बुडापेस्ट संधि परिभाषित है। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्न में से कौन एकस्व के आवेदन पत्र दे सकता है। निम्न में से कौन एकस्व के लिए आवेदन पत्र दे सकता है। पहला कहता है वास्तविक खोजकर्ता, या कहता है इच्छुक कोई भी व्यक्ति, तीसरा कहता है प्रथम खोजकर्ता, या कहता है उपर्युक्त सभी। तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा, उपर्युक्त सभी, अर्थात
निम्न में से कौन एकस्व के लिए आवेदन पत्र दे सकता है? तो सभी एकस्व के लिए आवेदन पत्र दे सकते हैं। वास्तविक खोजकर्ता भी दे सकता है, इच्छुक व्यक्ति भी दे सकता है, प्रथम खोजकर्ता भी दे सकता है तथा ये सभी एकस्व के लिए आवेदन पत्र दे सकते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है एकस्व पर अनन्य अधिकार इस अवधि तक के लिए सीमित हैं। आपको 4 अवधि दी गई है, आपको बताना है कि एकस्व पर अनन्य अधिकार किस अवधि तक के लिए सीमित है। पहला कहता है 15 वर्ष के लिए, दूसरा कहता है 20 वर्ष, तीसरा कहता है 35 वर्ष, चौथा कहता है 23 वर्ष। तो आपका सही विकल्प होगा 20 वर्ष। अगला प्रश्न आपका कहता है भारत में एकस्व सूचना प्रणाली का मुख्यालय कहाँ है? आपको तो कहता है पहला विकल्प नई दिल्ली, नागपुर, मुंबई या राजस्थान। तो विकल्प नंबर ए आपका सही होगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न आपका कहता है एकस्व के लिए आवेदन करने का कौन हकदार है? एकस्व के लिए आवेदन करने का कौन हकदार है? पहला कहता है उस दिवंगत व्यक्ति का विधि प्रतिनिधि जो अपनी मृत्यु से पूर्व ऐसा आवेदन पत्र करने का हकदार था। दूसरा कहता है खोज का सत्य और पहला खोजकर्ता का दावा करने वाला कोई व्यक्ति। तीसरा कहता है सत्य एवं प्रथम खोजकर्ता का दावा करने वाले व्यक्ति के समुपदेशी के रूप में कोई उस आवेदन पत्र को करने के अधिकार के बावत, या चौथा कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो दिए गए विकल्प हैं इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात विकल्प डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्न में से किसका एकस्व किया जा सकता है? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि निम्न में से किसका एकस्व किया जा सकता है। पहला कहता है प्रक्रिया का या मामले के संयोजन का, तीसरा कहता है मशीन का, चौथा कहता है उपयुक्त समस्त का। तो आपका जो एकस्व किया जा सकता है तो प्रक्रिया का भी किया जा सकता है, मामले के संयोजन का भी किया जा सकता है तथा मशीन का भी किया जा सकता है, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आपको कहता है कि व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 की धारा 21 के अनुसार पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र के विज्ञापन या पुनर्विज्ञापन से कितने माह के अंदर विरोध किया जा सकता है? कहता है 3 माह के भीतर, या 8 माह, या 2 माह, या 4 माह। तो आपका सही विकल्प होगा 4 माह, अर्थात विकल्प डी सही होगा, 4 माह के भीतर विरोध किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है एकस्व में प्रतिपूर्ति में किस स्थान रखता है? पहला कहता है एकस्व की शब्दावली के लिए अनुदत्त एकाधिकार, दूसरा कहता है अन्वेषण करने, बेचने एवं उपयोग करने के लिए अनन्य विशेषाधिकार, तीसरा कहता है लोगों को जाहिर ज्ञान के लिए, या चौथा कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका विकल्प नंबर ए सही होगा कि एकस्व की शब्दावली के लिए अनुदत्त एकाधिकार। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 156 व्यापार चिन्ह 1999 की कौन सी धारा पंजीयन के लिए आवेदन पत्र का प्रावधान करती है? जो व्यापार चिन्ह है 1999 की कौन सी धारा पंजीयन के लिए आवेदन पत्र का प्रावधान करती है? पहला कहता है धारा 14, या धारा 20, धारा 18 या धारा 10। तो ऐसा कौन है जो पंजीयन के लिए आवेदन पत्र का प्रावधान करती है? तो आपका विकल्प बी सही होगा, धारा 20 पंजीयन के लिए आवेदन पत्र का प्रावधान करती है। अगला प्रश्न आपका कहता है व्यापार चिन्ह उल्लंघन के लिए वाद दाखिल करने के लिए अवधि सीमा क्या है? पहला कहता है 7 माह, या 1 वर्ष, 2 माह, या 2 वर्ष, 5 माह, या 3 वर्ष। तो आपका सही विकल्प होगा 3 वर्ष, अर्थात व्यापार चिन्ह उल्लंघन के लिए वाद दाखिल करने की अवधि सीमा 3 वर्ष है, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा 3 वर्ष। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 158 कि व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 की धारा 85(1) के अंतर्गत व्यक्ति अध्यक्ष पद की नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा जब तक कि वह, योग्य कब नहीं होगा? जब तक कि वह, पहला कहता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश ना हो अथवा ना रहा हो, दूसरा कहता है कि जिला न्यायालय का न्यायाधीश ना हो अथवा ना रहा हो, तीसरा कहता है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ना हो अथवा ना रहा हो, या चौथा कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका विकल्प नंबर सी सही होगा, अर्थात उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ना हो अथवा रहा हो। व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 की धारा 85(1) के अंतर्गत व्यक्ति